बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूएस इलेक्शन 2024 की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जो हमारे प्रोग्राम का ये हिस्सा है, इसमें हमारे साथ वॉइस ऑफ अमेरिका के साथी भी मौजूद होंगे। पहले मैं यहाँ पे तारुफ कराऊँगा, कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सुहेल वड़ाइच साहब, जनाब शहजाद इकबाल साहब और शाहजेब खानज़ादा साहब। और अब मैं आपको लिए चलता हूँ वाशिंगटन DC, जहाँ पे के असदुल्ला खालिद साहब जो हैं वो प्रोग्राम के होस्ट हैं और वो अपने जो बाकी शुरका हैं उनका तारुफ करवाएंगे। जी असदुल्ला खालिद साहब। बहुत शुक्रिया अमीर साहब। हमारे साथ यहाँ पे आयशा तंजीम है स्टूडियो में, और हम सबसे पहले जाएंगे फील्ड में और कोशिश करेंगे कि चूँकि इस वक्त वोटिंग शुरू हो चुकी है तो देख सकेंगे वोटिंग पैटर्न्स अब तक क्या हैं, क्या ट्रेंड्स हैं। और सबसे पहले हम वोटिंग स्टेशन जो हेडक्वार्टर्स पे इस वक्त जो हैं इरम अब्बासी हैं, साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन कैंडिडेट के हेडक्वार्टर्स पे, उनके पास पहले हम जाएंगे और उसके बाद हम डेमोक्रेटिक हेडक्वार्टर जो कि कामला हैरिस का, जिस पे नीलोफर मुगल मौजूद होंगी, उनके पास जाएंगे और वोटिंग पैटर्न्स देखेंगे और उसके बाद कुछ एनालिसिस। और आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कुछ उससे पहले बताते चलें जब तक हम उनके पास कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पाकिस्तान से अब तक इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा लिया जा रहा था कि किस पैटर्न पे ये जाएगा इलेक्शन और कहाँ पे हम कंक्लूड करते हुए इसको देखेंगे। तो कंक्लूजन जो है इसकी सबसे रिजल्ट्स, जिस तरह आयशा हम डिस्कस कर रहे थे कुछ देर पहले कि जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना के 16 इलेक्टोरल वोट्स जो हैं वो तो शायद सबसे पहले पता चल जाएंगे, अपार्ट फ्रॉम द 40+ रियासतें जो उनका रिजल्ट आएगा पहले। तो जी, सबसे पहले जॉर्जिया के पोल्स क्लोज होंगे अपने वक्त के मुताबिक 7 बजे। चूँकि जॉर्जिया में जो अर्ली बैलेट्स हैं और मेल इन बैलेट्स हैं वो पहले काउंट कर लिए जाते हैं, तो इसलिए जैसे ही पोल क्लोज होंगे और उनके बाकी के जो इन पर्सन बैलेट्स हैं वो काउंट होंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। नॉर्थ कैरोलिना का 7:30 बजे क्लोज होगा, उनके भी मेल इन बैलेट्स पहले काउंट कर लिए गए हैं, तो इसकी वजह से उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन जो बाकी स्विंग स्टेट्स हैं उनके रिजल्ट्स हम बिल्कुल जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। और एरिजोना का तो खास तौर पे, और एरिजोना नेवाडा के तो कई दिन लग सकते हैं। तो इसलिए इस इलेक्शन में जो इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं वो एक ही बात सबको कह रहे हैं कि लंबा सांस लें, इंतज़ार करें, अर्ली जो भी कोई एग्जिट पोल्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा कान ना धरें, क्योंकि ये इलेक्शन जो है इसमें रेजर थिन डिफरेंस है और जो कुछ भी है वो मार्जिन ऑफ एरर के अंदर है, तो इसलिए रिजल्ट किसी भी तरफ जा सकता है। तो हम पहले बात करते हैं इरम अब्बासी से, कोशिश करते हैं उनसे बात कर सकें। और इरम अब्बासी, क्या सिचुएशन है आपके पास? आप साबिक सदर ट्रंप के हेडक्वार्टर्स पे मौजूद हैं, रिपब्लिकन कैंडिडेट हैं, क्या वोटिंग की सिचुएशन है वहाँ पे इस वक्त और किस हद तक वोट डालने निकले हैं लोग? बिकॉज न्यूयॉर्क से तो खबरें आ रही हैं कि बसों में भर भर के लोग जा रहे हैं। इरम अब्बासी से रब्ता करते हैं, अभी तक कुछ जो है उन तक नहीं पहुंच पाए तकनीकी ख़राबी की वजह से। लेकिन वापस सुहेल साहब से हम जाते हैं पाकिस्तान स्टूडियोज़ में। सुहेल वड़ाइच साहब भी बैठे हैं और बाकी भी, जिस तरह हामिद मीर साहब ने शुरू में कहा कि उनके पास जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनसे बात करते हैं। सुहेल साहब, पाकिस्तान में एक जो बहुत ज़्यादा बात हो रही थी वो ये थी कि अमरीका के इलेक्शन जो हैं उनमें अगर साबिक सदर ट्रंप जीत जाते हैं ये इलेक्शन तो इमरान खान फौरी तौर पर रिहा कर दिए जाएंगे। ये परसेप्शन कैसे बिल्ड हुआ है पाकिस्तान में? एक तो शुरू से ही पीटीआई ने ये, जब प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब और अमेरिका के दौरे पे गए थे, तो ये तासुर उभरा था कि उनकी वाइफ जो हैं वो बहुत बड़ी फ़ैन है खान साहब की, और ट्रंप जो है उन्होंने भी उनको बड़ा एक सेलिब्रिटी स्टेटस दिया है। उससे एक तासुर मिला और फिर यहाँ जब वापस आए इमरान खान साहब तो यही तासुर दिया गया पीटीआई के सब लोगों को कि इंतहाई कामयाब दौरा हुआ है और ट्रंप के साथ उनकी ऐसे ही दोस्ती है कुशनर के ज़रिए और उनकी वाइफ के ज़रिए कि जैसे बिल्कुल दोनों एक ही तरह सोचते हैं। और फिर कुछ दोनों में मुमासलतें भी हैं। आपको इल्म है मीडिया के बारे में दोनों की सोच एक थी, दोनों की जो है इलेक्शन के बारे में कि अगर उनके हक़ में ना हो तो वो किस तरह सोचते हैं, तो ये कुछ मुमासलतें भी हैं। और फिर दूसरा ये है कि हर पार्टी को उम्मीद रखने का तो हक है ना, अगर उन्हें उम्मीद है तो उम्मीद तो बिल्कुल जायज़ है, होनी चाहिए उम्मीद। हाँ, उम्मीद पूरी होगी या नहीं ये तो आप वहाँ बैठे जो अमेरिका के लोग हैं आप बता सकते हैं। सुहेल साहब, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं, सुहेल साहब थोड़ा सा ऐड कर दूं आपकी बात में कि यहाँ पे जो एक पाकिस्तानी पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है, उन्होंने भी सदर ट्रंप को यही कह के
ये ख्याल है कि सदर बाइडन ने जो पाकिस्तान में सियासी प्रिजनर हैं और जिसमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं, उनकी रिहाई के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया और ह्यूमन राइट्स के लिए कुछ नहीं किया, और सदर ट्रंप आएंगे तो शायद करेंगे। लेकिन ये बात है कि यहाँ पे पाकिस्तानी बहुत डिवाइडेड हैं। ये बताइए हामिद मीर साहब, पाकिस्तान में इन इलेक्शंस को कैसे देखा जा रहा है? क्या लोगों का ख्याल है कि अगर सदर ट्रंप आए तो पाकिस्तान की तरफ जो अमेरिका की पॉलिसी है, जो एक परसेप्शन है कि पाकिस्तान बैक बर्नर पे है, क्या वहाँ पे जो हुकूमत या मिनिस्टर्स वगैरह से आपकी इंटरेक्शन हुई है, उनका ख्याल है कि कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान में जो हमारी हुकूमत है उसका दोनों कैंडिडेट्स के करीबी लोगों के साथ रब्ता है। ट्रंप के लोगों से भी रब्ता है और कमला हैरिस के साथ भी रब्ता है। इसी तरह ये एक परसेप्शन शायद अमेरिका में होगी, लेकिन जो पाकिस्तान में जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो इसको डिनाई करती है जी कि हम जो है वो ट्रंप पे बैंक कर रहे हैं और ट्रंप अगर आएंगे तो इमरान खान साहब जीत जाएंगे। वो कह रहे हैं जी ट्रंप आए या कमला हैरिस आए, हमने तो दोनों के साथ मिलकर काम करना है। और पीटीआई की जो लीडरशिप है, ठीक है, अमेरिका में जो पीटीआई के लोग हैं उनका ज़्यादा टिल्ट नज़र आता है ट्रंप की तरफ, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में जो तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी लीडरशिप है वो उनका दोनों तरफ रब्ता है। बल्कि जो एक कल मुझे बता रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने तो जो एक ग्रीन पार्टी है उनके साथ भी रब्ता रखा हुआ है। वो सिर्फ इसलिए बता रहे थे कि हमारा जो है ना कोई फेवरेट नहीं है। ठीक है, पाक पैक जो है उसका जिक्र आपने किया है, लेकिन पाकिस्तान में जो तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी रहनुमा हैं जिनका बराह रास्त अपने लोगों के ज़रिए रब्ता है अमेरिका में मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ, उनका एक कहना है कि हम ठीक है, ट्रंप साहब जो हैं वो इमरान खान साहब का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, इमरान खान कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं जीतते और कमला हैरिस आ जाती है तो हमारा कमला हैरिस के साथ भी रब्ता है। लेकिन ये बात वो मानते हैं कि हमने जो ट्रंप के साथ हमारे रवाबत हैं वो ज़्यादा विजिबल हैं, कमला हैरिस के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो ज़्यादा विजिबल नहीं है। और इस बारे में शहजाद इकबाल साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, मैं क्योंकि अभी जैसे सोहेल साहब ने कहा कि मुमासलत हमेशा ड्रॉ की जाती है डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान के दरमियान, इस इलेक्शन कैंपेन में हमें वो और ज़्यादा वाज़ेह नज़र आई, क्योंकि जैसे इमरान खान ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त खासतौर पर इसको एक हक और बातिल की जंग बना दिया था, और वो हमेशा ये कहते थे कि हमारा दुश्मन अंदरूनी दुश्मन है। तो ये ट्रंप ने अपनी इस कैंपेन में बार बार कहा है कि हमारा दुश्मन बाहर नहीं है, अंदर है। और कहीं कहीं तो उन्होंने जो है इस किस्म की बातें भी की कि जब वो आएंगे तो एक पूरा अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस होगा, जिस पे वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी। लेकिन एक छोटी सी बात, डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी पे कहा जाता है कि उनको स्ट्रॉन्ग मैन पसंद है, और शायद यही एक वजह थी कि इमरान खान उनको बाद में पसंद आने लगे, मतलब सियासी तौर पर। लेकिन अब शायद उनको ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान में इमरान खान इज नॉट द ओनली पर्सन जो कि एक स्ट्रॉन्ग मैन कैरेक्टर रखता है, एक और भी हैं। अच्छा, शाजिब खानज़ादा साहब ये बताएं कि फर्क करें कि अगर जो है ना, जी जरा मैं शाजिब साहब से एक सवाल कर रहा हूँ। जी शाजिब साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो उनके इलेक्शन का रिजल्ट कुछ लेट हो जाता है, जैसा कि अभी बताया गया कि कहा जा रहा है कि लंबा सांस लें, तो अगर इलेक्शन रिजल्ट लेट हो जाता है तो आपको लगता है कि उनका बहुत रिएक्शन आएगा? बहुत रिएक्शन आएगा। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कह दिया है कि कैमला सिर्फ उस सूरत में जीतेंगी कि अगर चीटिंग होगी, अगर धांधली होगी। फिर वो किसी भी तरीके से इस बात के हक में नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये कहें कि वोट दें। वो कहते हैं ये कहना है कि मेरे हक में वोट दें। इसलिए नाइकी हो, अंडर आर्मर हो, इसके अलावा दीगर ब्रांड्स हैं, वो एक बड़ी कैंपेन लॉन्च करते थे ट्रेडिशनली अमेरिका में कि बगैर किसी की साइड लिए कि आप वोट देने के लिए निकलें। उसमें से कोई कैंपेन नहीं कर रहा है, क्योंकि ट्रंप ने ये बना दिया कि अगर आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि वोट देने के लिए निकलें, इसका मतलब है आप कमला हैरिस के साथ खड़े हैं। आपने सिर्फ ये कहना है कि मेरे लिए वोट दें क्योंकि हक पर मैं खड़ा हूँ, ट्रंप जो ये बात करते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक पूरा का पूरा सिनेरियो ये बना दिया है, अगर रिजल्ट लेट आता है और ट्रंप जीत रहे हैं तो फिर तो ठीक है, अगर रिजल्ट लेट आता है और ट्रंप हार रहे हैं तो फिर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रिजल्ट जल्दी आता है और ट्रंप जीत रहे हैं तो ठीक है, रिजल्ट जल्दी आता है और ट्रंप हार रहे हैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो सीधी सी सिचुएशन है जिसमें अभी हम देख भी रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे वहाँ पर जो शॉप्स हैं और मुख्तलिफ मार्केट्स हैं, उन्होंने प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दिए। जो मुख्तलिफ रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि अगर ट्रंप हारते हैं तो हंगामे भी हो सकते हैं, उन्होंने जिस किस्म की कैंपेन चलाई। जी असदुल्लाह खालिद साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं बेसिकली इसी पे एनालिसिस लेना चाह रहा था कि हम जो यहाँ पे अमेरिका में जिस तरह से जो स्टडी की जाती है, जो पोल्स और जो जायजे जिस तरह से यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं, और ख़ास तौर पे
जब हम एक एनालिटिकल व्यू लेते हैं तो एक थोड़ा सा एक स्टेप पीछे हटके कि किस तरह से पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशन चलेंगे, पाकिस्तान में तो इसके एक हाइप रहती है। अवैस सलीम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लामार यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक हैं, उनसे मैं इसी पे एक कमेंट लेना चाह रहा था। देन विल गेट बैक टू द स्टूडियोज बैक इन पाकिस्तान एज वेल, और आयशा से भी मैं इसी पे कमेंट लेना चाहूँगा। अवैस, सबसे पहले इस पे हम अपने प्रोग्राम्स में वैसे भी बात कर चुके हैं, लेकिन क्या कोई वाज़े तब्दीली, कोई पॉलिसी में फ़र्क किसी किस्म का अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के लिए आप समझते हैं कि इन इलेक्शंस के बाद आएगा? जी बहुत शुक्रिया असद। देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात किसी न किसी सतह पर तो हमेशा रहते हैं। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है, लेकिन वो जो एक गर्म जोशी हमें मखसूस हालात में नजर आती है तारीख पर अगर हम नजर डालें तो उसकी बड़ी हद तक जो वजह है वो ट्रांजैक्शनल होती है। अमेरिका का खत्ते में कोई इंटरेस्ट होता है, उसके लिए उसे हमारी जरूरत होती है, और फिर वो ताल्लुकात जो है वो एक खास नहज पर पहुंच जाते हैं। अब इस वक्त खास तौर पर जब अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी फौजों का इनखला कर चुका है, अमेरिकी वोटर के लिए इस इलेक्शन में सबसे बड़ा इशू जो है वो इकोनॉमी और अनएम्प्लॉयमेंट है। मुल्क के अंदर जो हालात हैं उनकी बुनियाद पर ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि फॉरेन पॉलिसी कोई बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करती है। बल्कि एक सर्वे मैं देख रहा था, सिर्फ 2% जो उसमें रेस्पोंडेंट थे अमरीकी, उन्होंने ये कहा कि उनके लिए फॉरेन पॉलिसी इन इंतखाबात में एक इशू है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो भी सदर व्हाइट हाउस में आएगा उसका फोकस बिल्कुल इंटरनल रहेगा। जब तक खित्ते में कोई ऐसी बड़ी तब्दीली नहीं आती जिसकी वजह से उन्हें हमारी जरूरत पड़े और उसकी वजह से जो है वो फिर कोई ताल्लुकात में गर्मजोशी आए या तब्दीली आए, कामला हैरिस आए या डोनाल्ड ट्रंप आए, मैं किसी सूरत में कोई ज्यादा बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं रखता। मैं इस पे वापस आऊंगा आपकी तरफ, लेकिन आयशा जिस तरह से हम आप चूंकि अफगानिस्तान में थी उस वक्त मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं, असद मैं इसमें थोड़ा ऐड कर दूं। एक चीज़ है जो सदर ट्रंप के आने से हो सकती है जिसको पाकिस्तान में जिस पे बहुत फर्क पड़ सकता है, जो उन्होंने इमिग्रेशन के बारे में बात की है। देखिए, एक तो उन्होंने मैस डिपोर्टेशन की बात की है कि मैं बहुत बड़ी तादाद में जो इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ हैं उनको निकालूंगा। अब समझा यह जाता है कि ज्यादातर इलीगल इमिग्रेंट्स लैटिन अमेरिका से आए हैं, लेकिन उसमें साउथ एशियन भी कुछ मौजूद हैं, तो अगर ऐसा होता है तो उससे फर्क पड़ेगा। लेकिन जो उन्होंने दूसरी बात की है, मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा है कि वो सारे तालिब इल्म जिन्होंने इजराइल के खिलाफ या फलस्तीन के हक में मुजाहिरों में हिस्सा लिया, उनके मैं कहूंगा कि वीजे कैंसिल कर दिए जाएं, या मैं कॉन्सुलेट्स को कहूंगा कि जब लोग वीजों के लिए अप्लाई करें तो उनका एटीट्यूड देख के वीजे दिए जाएं। या फिर उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस हासिल था, मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान से जो लोग आए थे जिनको कि अभी उनके लीगल वो चल रहे हैं मामलात, लेकिन टेम्पररी उनको लीगल स्टेटस है, कि उनकी दोबारा उन पे नजरसानी की जाएगी और कुछ का लीगल स्टेटस रिवोक कर दिया जाएगा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे मुल्कों के ताल्लुकात में शायद इतना फर्क ना पड़े, लेकिन कुछ पाकिस्तानी फैमिलीज को शायद वाकई फ़र्क पड़ सकता है अगर किसी स्टूडेंट का वीज़ा रिवोक हो जाता है और अगर किसी को यहाँ से निकाल दिया जाता है। अफ़गान उनकी ज़िंदगियों पे फ़र्क पड़ सकता है, इंडियंस की ज़िंदगियों पे फ़र्क पड़ सकता है। तो ये मुझे एक जगह नज़र आती है जहाँ पे ये आप समझते हैं कि उस रीजन में ओवरऑल जो है मुझे लगता है कि 10,000 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो एम्बेसी के डेटा के मुताबिक। इरम अब्बासी इस वक्त बताया जा रहा है कि हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं और जानते हैं फ्लोरिडा में इस वक्त क्या सूरत हाल है। इरम, क्या सूरत हाल है ट्रंप हेडक्वार्टर पे और वोटिंग पैटर्न्स क्या सुन रही हैं अब आप? कितने वोटर्स अब तक देख सकती हैं आप जो आए हैं वोट डालने? जी असद, फ्लोरिडा में मैं बिल्कुल पाम बीच कन्वेंशन सेंटर के बाहर हूँ, जो कि सदर ट्रंप का हेडक्वार्टर है, और यहाँ पर ज़्यादा आमदोरफ्त जो है कुछ घंटों बाद शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। मीडिया सुबह से यहाँ पर मौजूद है। पोलिंग जो है यहाँ के इर्द गिर्द के पोलिंग स्टेशन में सुबह 7 बजे से शुरू है, अभी भी जारी है। और अगर अर्ली वोटर्स की बात करें तो फ्लोरिडा में 80 लाख वोटर्स जो हैं वो पहले ही अपना वोट जो है वो दर्ज करा चुके हैं, और इसके अलावा 1 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं जो कि फ्लोरिडा में रजिस्टर्ड हैं। फ्लोरिडा में ज़्यादातर जिन वोटर से भी मेरी बात हुई वो ट्रंप को ही सपोर्ट कर रहे हैं, और ये जो रियासत है
एक दहाई से ज्यादा अरसे पहले तक एक टक्कर की रियासत होती थी, कांटे का मुकाबला होता था, स्विंग स्टेट होती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे यहाँ पर आबादी बढ़ी है, हिस्पैनिक आबादी बढ़ी है, वैसे ही वैसे हमने देखा कि रिपब्लिकन को यहाँ पर ज्यादा बढ़तरी हासिल हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप, साबिक प्रेसिडेंट ट्रंप जो है यहाँ से 2016 में भी जीते, 2020 में भी जीते। तो यहाँ पर जो जिन पोलिंग स्टेशन पे मैं गई हूँ वहाँ पर ज्यादातर लोग जो हैं वो ट्रंप के हामी भी हैं, और कुछ लोगों को हमने ये भी देखा कि वो वहाँ पे आवाजें कसते हुए भी जा रहे हैं। लेकिन ये रियासत अपने इलेक्टोरल वोट की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीसरे नंबर पर इस रियासत के पास सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल वोट्स है, यानी आबादी के लिहाज से एक बड़ी रियासत है। और इस इलेक्शन के लिए उसमें एक इलेक्टोरल वोट ऐड भी किया गया, यानी अब इस रियासत के पास 30 इलेक्टोरल वोट्स हैं। और जो इलेक्शन डिवीजन है यहाँ पर फ्लोरिडा में, उसका ये कहना है कि अभी तक जो अर्ली वोटर्स हैं 80 लाख, उनमें ज़्यादातर जो वोटर्स हैं उन्होंने रिपब्लिकन को वोट किया है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो डेमोक्रेटिक वोटर्स। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जो शाजिब खानज़ाद साहब, आप ये बताइए कि ये जो हम सुन रहे हैं कि अगर ट्रंप जीत गए तो वो बहुत बड़ी तादाद में जो इमिग्रेंट्स हैं उनको एक्सपेल करेंगे, यानी कि अमेरिका से निकाल दिया जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में गज़ा में इजरायली बमबारी की मुखालफत की है, मज़म्मत की है, तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। तो इसके बावजूद जो अमेरिकन मुस्लिम्स हैं वो बड़ी तादाद में ट्रंप को वोट देंगे, आपको लगता है? ये कमाल है, और जाहिर है क्योंकि उन्होंने जो मुख्तलिफ अंदाज में कैंपेन की है, जैसा कि पाकिस्तान में अगर सपोर्ट किया जा रहा है, बता भी रही थी आयशा तंजीम कि उसकी क्या वजह है और किस शर्त पर उन्होंने वोट देने के लिए किया है, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं और डिवाइडेड है, जाहिर है ऐसा नहीं कि सारे मुसलमान ट्रंप को वोट दे रहे होंगे, मगर ट्रंप वादे करते हैं। जब वो अपने पहले टर्म में आए थे 2016 में जीतकर, तो उस वक्त भी वो मेक्सिको के साथ वॉल की बात करते थे, एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ की बात करते थे, मगर हमने देखा कि वादे वो बहुत सारे करते हैं और अमल नहीं कर रहे होते हैं, मगर उसके बाद वो नए वादे कर देते हैं, फिर उन वादों को रिपीट कर रहे होते हैं, लोग भूल जाते हैं और कि उन्होंने जो माजी के वादे किए थे उनका क्या हुआ। अनरियलिस्टिक क्लेम्स करते हैं वो कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जो कि आमतौर पर पॉपुलिस्ट लीडर्स करते हैं दुनिया भर में। ऐसे ख्वाब दिखाते हैं जिनकी ताबीर होनी नहीं होती है, माजी को इतना अजीम बनाकर पेश करते हैं। वो कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो कौन से अमेरिका की बात कर रहे होते हैं? माजी में कौन सा ऐसा अमेरिका था जो इतना पावरफुल नहीं था जितना अमेरिका आज पावरफुल है, जिसका इतना इन्फ्लुएंस नहीं था जिसका आज इन्फ्लुएंस नहीं है। तो वो जितनी भी बातें करते हैं, जितने भी स्लोगन्स होते हैं, वो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं झूठे ख्वाबों पर, झूठ पर, फेक न्यूज़ पर मबनी होते हैं। मीडिया की तो इस वक्त वहाँ पर अमेरिका में दुकान इस बात पर चल रही है कि उनकी एक तकरीर में से कितने फेक न्यूज़ अलर्ट होते हैं, कितने फैक्ट चेक होते हैं जो कि किए जाते हैं। अच्छा, मैं अयाज अकबर यूसुफजई साहब जियो के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो इस वक्त पेंसिल्वेनिया में मौजूद हैं जो कि स्विंग स्टेट कहलाती है। तो अयाज अकबर यूसुफजई से जानते हैं कि वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, इस दिन का इंतज़ार था। आज 5 नवंबर है और पोलिंग शुरू हो चुकी है सदारती इंतखाबात के लिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेंसिल्वेनिया के दारुल हुकूमत हैरिसबर्ग के अंदर और 7 बजे ये पोलिंग शुरू हो चुकी है। पोलिंग का अमल जारी है। इस बहुत अर्ली है, यहाँ पर मौसम भी ठंडा है, जिसकी वजह से लोग जो है उस तादाद में अभी तक पोलिंग स्टेशन का रुख लोगों ने नहीं किया। इक्का दुक्का लोग जो है वो आ रहे हैं और मेरे पीछे जो पोलिंग बूथ है ये बना हुआ है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं और अपना हक रायदही जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको जैसे मालूम है रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक के दरमियान ये मुकाबला होगा, डोनाल्ड ट्रंप और कामला हैरिस के दरमियान ये कांटेदार मुकाबला है और यहाँ पर मुकम्मल तौर पर इंतजामात जो है वो कंप्लीट हैं और बड़े ही डिसेंट माहौल के अंदर यहाँ पर पोलिंग होती है। रिवायती पोलिंग जो पाकिस्तान के अंदर है उस तरह नहीं होती। अगर हमने बैनर्स भी देखे हैं तो क्यारियों के अंदर छोटे छोटे से बैनर लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, जिन्होंने अपने जो जितने भी यहाँ पर सपोर्टर्स हैं उन्होंने अपने बैनर्स लगाए हुए हैं, लेकिन कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा किसी किस्म की कोई हुल्लड़बाजी नहीं है, कोई और यहाँ पर हमने देखा नहीं कि दीवारों के ऊपर कोई वॉल चॉकिंग हो रही हो। बिल्कुल पुरअमन माहौल है, मौसम ठंडा है, अभी लोग आ रहे हैं। इक्का दुक्का जो है वो जो वोटर है, अगर आप देख सकते हो तो ये वोटर पीछे से मेरे इक्का दुक्का करके आ रहे हैं और यहाँ पर अपने वोट कास्ट कर रहे हैं। ये पोलिंग का अमल सुबह 7 बजे शुरू हुआ है और रात 8 बजे तक जारी रहेगा। उसके बाद गिनती का अमल होगा और फिर उसके बाद रिजल्ट कंपाइल होना शुरू हो जाएगा। पेंसिल्वेनिया की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर है। अयाज अकबर यूसुफजई, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं वाशिंगटन डीसी असदुल्ला खालिद साहब के पास जाता हूँ। असदुल्ला खालिद साहब, ज़रा ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने जो तकारीर की हैं और ख़ास तौर पे जो उन्होंने आज ट्वीट्स किए हैं उसमें वो अपने आप को एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट
पॉलिटिशियन के तौर पे पेश कर रहे हैं और वो कहते हैं जी अगर आपने इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके खिलाफ वोट ना दिया तो फिर अमेरिका जो है बहुत पीछे रह जाएगा। तो ये तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट कार्ड तो पाकिस्तान में खेला जाता था, ये अमेरिका में भी शुरू हो गया, क्या इसका फायदा होगा ट्रंप को? यहाँ पे एक परसेप्शन है और मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आयशा को उस पर इंक्लूड करूँ। आयशा, जो परसेप्शन है यहाँ पे कि जो एक सदर बाइडेन या कमला हैरिस जो हैं उनको एक सपोर्ट है सो कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। देखिए यहाँ पे वो परसेप्शन जो है ना एस्टैब्लिशमेंट की, जैसे पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का सोचा जाता है, एस्टैब्लिशमेंट अमेरिका में वैसी मुमकिन नहीं है क्योंकि ये जो पोलिंग होती है इसकी जो काउंटिंग होती है वो हर स्टेट की अपनी अलग है और उसमें आधी स्टेट्स डेमोक्रेटिक हैं और आधी स्टेट्स रिपब्लिकन हैं और उस काउंटिंग का पूरा कंट्रोल स्टेट की जो अथॉरिटीज़ है उनके हाथ में होता है। तो ये कोई मुमकिन नहीं है कि कोई सेंट्रल एस्टैब्लिशमेंट हो जो पूरे इलेक्शंस को रिग कर दे या कुछ। जो सदर ट्रंप जो है वो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, उससे उनका मकसद ये है कि आज की पूरी पोलिंग का इस पे इन्हसार है कि कौन अपने ज़्यादा सपोर्टर्स निकालता है। मार्जिन इतना कम है कि स्विंग स्टेट्स में 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार वोटों से पांसा पलट सकता है। तो अगर वो अपने ज़्यादा वोटर्स को निकाल सकते हैं, और एक ये परसेप्शन है कि फियर या डर जो है वो वोटर्स को बाहर निकलने पे मजबूर करता है। अगर आप उन्हें डरा सकें किसी चीज़ से तो वो कोशिश ये कर रहे हैं सदर ट्रंप के वो अगर 5,000, 10,000, 500,000 भी कहीं वोटर एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं तो वो निकालें। और ये दोनों साइड्स की कोशिश है। कमला हैरिस ने भी रात को कोई 1 बजे तक वो लगी रही हैं, लास्ट डे ऑफ कैंपेन, कल रात दोनों पेंसिल्वेनिया में थे। आज भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। ये इट इज़ ऑल अबाउट के कितने वोटर्स को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए एक दूसरी चीज़ असद जो हमें डिस्कस करनी चाहिए, मैं आपसे करना चाहती हूँ कि इस इलेक्शन के बारे में ये बहुत बातें हो रही हैं कि ये इलेक्शन जो हैं ये साफ शफाफ होंगे या नहीं और ये सिक्योर होंगे या नहीं, और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले विक्ट्री डिक्लेयर कर दी तो क्या होगा। इसके बारे में जो यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो ये कहती हैं कि ये सबसे सिक्योर इलेक्शन होंगे क्योंकि जितनी तैयारी इस दफ़ा की गई है सेफ्टी के लिए, आप देखें कि बुलेट प्रूफ ग्लास इंस्टॉल किए गए हैं और हर जगह फुल 24 घंटे के कैमरे लगाए गए हैं, नेशनल गार्ड ऑन कॉल है, पुलिस ऑन कॉल है। जितनी इस दफ़ा तैयारी की गई है कि कोई हंगामा ना हो, वोटिंग में कोई दखल अंदाज ना हो सके, वो शायद इससे पहले किसी इलेक्शन में अमेरिका में हमने और अगर आपको याद हो लास्ट टाइम जब वोटिंग फ्रॉड की बहुत बड़े पैमाने पे बात हुई और लास्ट पे जब सारी तहकीकात मुकम्मल हुई तो कुछ 857 वोट निकले जिनके बारे में शक व शुबे का इजहार किया जा रहा था या जो जिनको गलत वोट समझा जा सकता था। एक चीज़ जो बड़ी अहम है जो हम अब तक डिस्कस कर रहे थे उसमें यह कि ये जो एलिजिबल वोटर्स की तादाद बढ़ी है, इस दफ़ा 41 मिलियन नया वोटर ऐड हुआ है और उसके बारे में ट्रेंड्स में सब जिस तरह से आपने भी पूछा कि यहाँ पे एक तो सदर ट्रंप ने जो कहा, साबिक सदर ट्रंप ने, और उसके साथ साथ जो अब तक ट्रेंड्स जिन पे प्रोजेक्ट किए जा सकते थे वो 41 मिलियन जनरेशन जी के जो पहली दफ़ा वोट करने वाले लोग हैं वो ऐड हुए और उनके बारे में अभी तक कोई क्यासाराई बहुत ज़्यादा पेशगोई नहीं की जा सकती कि किस डायरेक्शन में वो वोट डालेंगे। तो उनको अगर अंडरडॉग कह लें कि वो भी शायद चेंज करने की वोटिंग पूरी पैटर्न्स जो है उनकी कैपेसिटी रखते हैं। और अब तक जो वोटिंग टर्नआउट रहा है जो पिछले अगर हम 2020 के नंबर से उसको कंपेयर करें तो 2020 में 66% का वोटिंग टर्नआउट था और इस दफ़ा भी अगर वोटिंग टर्नआउट 66% भी रहता है तो 16 करोड़ 20 लाख रफली अमरीकी जो है वो वोट डालेंगे, जिसमें से अब तक जो है वो 80 मिलियन से ज़्यादा या 8 करोड़ से ज़्यादा जो है वो वोट ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो आशा ये अर्ली वोटिंग का जो पैटर्न है वो किस तरह से देखिए अर्ली वोटिंग के पैटर्न पे तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं ख़वातीन बहुत ज़्यादा वोट डाल रही हैं और दूसरी तरफ हमने कुछ रियासतों में देखा कि रिपब्लिकन्स ने ज़्यादा वोट डाले, तो इसलिए रेज़र थिन मार्जिन है। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि यहाँ जी मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद जी हमने एक ब्रेक लेनी है, जाना है, लेकिन जब वो ब्रेक से वापस आएंगे एक मिनट हमने ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक पे चलते हैं जी, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। यूएस इलेक्शन 2024 की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुश आमदेद। और शहजाद इकबाल साहब, ब्रेक के दौरान हम ये बात कर रहे थे कि हिलरी क्लिंटन ने भी इलेक्शन लड़ा और वो उनका रंग वो नहीं था जो कमला हैरिस का है, इसके बावजूद वो शिकस्त खा गई। तो कमला हैरिस जो हैं उनको
बतौर एक खातून उम्मीदवार के जिन चैलेंजेस का सामना है, आपको लगता है कि अमरीकी सोसाइटी जो है वो अपनी तमाम जो तासुबात हैं उनको बालाए ताक रखते हुए उनको इलेक्ट कर लेगी? भाई साहब, ये डिबेट जब होती है अमेरिका में तो मुझे बड़ा सरप्राइज़ करती है। जब हिलरी क्लिंटन का मुकाबला था ट्रंप से तो उस वक्त तो ये बहुत ज़्यादा डिबेट थी कि क्या अमेरिका तैयार है एक खातून प्रेसिडेंट के लिए। आज भी ये डिबेट हो रही है और अब तो क्योंकि वो अफ्रीकन अमेरिकन है, साउथ इंडिया से उनका ताल्लुक है, तो वो और ज़्यादा एक नया रंग उसमें आ गया है। हम देख रहे हैं वहाँ पे जितनी भी ब्लैक अमेरिकन वुमेन है ख़ासतौर पे वो सपोर्ट कर रही हैं कैमला हैरिस को। लेकिन यही बात जो है डोनाल्ड ट्रंप के हक में भी चली जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो वाइट सुप्रीमिस्ट हैं फिर वो और ज़्यादा आ जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। और इवन जो ब्लैक अमेरिकन हैं मेन, वो भी अब काफ़ी बड़ी तादाद में सपोर्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। तो ये डिबेट मुझे इसलिए सरप्राइज़ करती है मीर साहब, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के मुकाबले में उतनी एडवांस्ड या लिबरल मुल्क नहीं, हम ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं। लेकिन हमारे यहाँ 88 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बन चुकी थी। आज मरीम नवाज साहबा चीफ मिनिस्टर है, बल्कि शायद अयूब खान के इलेक्शन में धांधली ना होती तो फातिमा जिन्ना पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म हो जाती। जाकिर नाइक साहब को भी पाकिस्तान बुला लेते हैं, वो कहते हैं जी औरत को हुकूमत नहीं करनी चाहिए। जी जी, लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे शायद हमें फातिमा जिन्ना की सूरत में एक वज़ीर आज़म मिल सकता था 60s में, प्रेसिडेंट। तो उस वक्त ये डिबेट जब अमेरिका में आज भी होती है 21वीं सदी में, बल्कि 2024 में कि खातून एक प्रेसिडेंट बन सकती है, तो मुझे ये बड़ा सरप्राइज करती है। अच्छा शाहजेब खानज़ादा साहब, एक इमिग्रेशन के अलावा भी एक इशू है अमेरिका के इलेक्शन में, वो है अबॉर्शन। उस पे दोनों जो कैंडिडेट्स हैं उनके मौक़िफ़ में थोड़ा सा फ़र्क नज़र आता है। क्या आपके ख्याल में ये इशू पाकिस्तान में भी डिस्कस हो सकता है कि नहीं? ये पाकिस्तान में डिस्कस नहीं हो सकता। पाकिस्तान में तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस होनी चाहिए, जिसमें एक अगर आप अबॉर्शन के इशू के हवाले से कह रहे हैं, खैर उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मगर जो दूसरे मामलात हैं जिसमें फैमिली प्लानिंग के हवाले से बहुत सारे मामलात हैं वो डिस्कस नहीं हो सकते। पाकिस्तान में तो सेंसरशिप का अलग ही आलम है, मगर जो अबॉर्शन का इशू है ये ज़ाहिर कमला हैरिस के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिस पर वो अपने आप को पिच कर रही हैं और अपने जो सपोर्ट बेस है जिसमें ख़ासतौर पर खातून वोटर्स हैं उसके ऊपर बात करने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ तक ख़वातीन की बात हो रही थी, उसमें ज़ाहिर एक जो मामला है वो ये है कि जो हिलरी क्लिंटन साहिबा हैं, एक तो खातून का इशू भी था, और जो शेदी बात कर रहे हैं शहजाद इकबाल बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में तो बहुत पहले हमने खातून वज़ीर आज़म देखी। अगर ट्रांसपेरेंसी से इलेक्शन होता तो अयूब हार गए होते कायद आज़म की बहन के हाथों, मगर इस सब में जो हिलरी क्लिंटन साहिबा हैं, एक तो उनका खातून होने के साथ साथ ये भी मसला था कि वो 40 साल एक्सपोज थी, उनका पॉलिटिकल करियर एक्सपोज था, जिसकी वजह से उनकी इतनी पर्सनल डिसलाइक। और उनका एक मसला बिल क्लिंटन भी थे, और फिर दूसरा मसला ये था, मगर उसके बावजूद जो पॉपुलर वोट है वो 30 लाख ज़्यादा लिया था हिलरी क्लिंटन ने डोनाल्ड ट्रंप से, मगर वो इलेक्ट्रल वोट्स में हार गई थी, और ज़ाहिर उन स्टेट्स में हार गई जो कि बाकायदा तौर पर ब्लू स्टेट समझी जाती थी। और पेंसिल्वेनिया 1992 से 2016 तक एक डेमोक्रेटिक स्टेट थी, पहली दफ़ा 2016 में ट्रंप वहाँ से जीत गए, जिसकी वजह से अब वो एक स्विंग स्टेट बन गई है। और दोनों ने अपना आखिरी टाइम जो है कमला हैरिस ने भी और ट्रंप ने वहीं गुजारा है। $10 अरब खर्च हुए अमेरिकन इलेक्शन में, जिसमें से $1.2 बिलियन से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ पेंसिल्वेनिया में दोनों ने खर्च किए हैं। इतनी इंपॉर्टेंट ये स्टेट है और ख़ासतौर पर उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कमला हैरिस के लिए, अगर उन्हें व्हाइट हाउस पहुँचना है। साहब, पिछला जो इलेक्शन था उसमें तो ट्रंप साहब ने धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया था, तो अब अगर फ़र्ज़ करें कि कमला देवी जीत जाती है तो ट्रंप साहब इल्ज़ाम लगाएंगे धांधली का या नहीं लगाएंगे? मेरा ख्याल है इल्ज़ाम तो वो लगाएंगे, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि अमेरिका में अब ये टॉलरेट किया जाएगा। हमने देखा है कि ट्रंप साहब ने जब उनके लोगों ने हंगामा किया तो उसके बाद उनको सज़ाएं मिली, और अभी भी ट्रंप साहब के बहुत सारे केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं। और कोई भी स्टेट आपने बरतानिया में देखा कि उन्होंने किस तरह से शरपसंदों को सज़ाएं दी, जिसने रीट्वीट किया उसको भी सज़ा दे दी, और एक जोवेनाइल यानी वहाँ 9 उम्र बच्चों को सज़ाएं नहीं दी जाती, वो भी। तो लॉ एंड ऑर्डर एक अलग इशू है, सियासत एक अलग इशू है। तो मेरा ख्याल है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने की तरफ गए तो वो USA की रियासत या इस्टेब्लिशमेंट या वहाँ की जो दूसरी राइवल पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो अलाउ नहीं करेगी। अच्छा, अब ज़रा वापस चलते हैं जी वाशिंगटन DC। व आयशा तंजीम साहबा से मैं पूछना चाहूँगा। आयशा तंजीम साहबा, ये बताएं कि ये जो हम यहाँ पे डिस्कशन करें कि कैमला हैरिस जो है उनका खातून होना उनके लिए एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, आप क्या कहती हैं इस पर?
जी, आप लोगों ने बिल्कुल सही बात की कि जहाँ तक ख़वातीन हैं और ख़ास तौर पे स्याफ़ाम ख़वातीन, उनके लिए तो कमला हैरिस ने एक नई, हमने देखा कि जैसे ही सदर बाइडन ड्रॉप आउट हुए और उन्होंने अपनी नॉमिनेशन एक्सेप्ट की तो डेमोक्रेटिक पार्टी में एक नई लहर दौड़ गई, फंडिंग, रिकॉर्ड ब्रेकिंग फंड रेजिंग हुई, लोगों ने वॉलंटियर करना शुरू किया। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि उनके खातून होने की वजह से उनको नुकसान भी हुआ। तो फॉर एग्जाम्पल जो ब्लैक मैन, यंग ब्लैक मैन, जितनी तादाद में उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडन को सपोर्ट किया था, उतनी फीसद शायद उतनी गर्मजोशी से उन्होंने कमला हैरिस को सपोर्ट नहीं किया। तो जो आपने डिस्कस किया वो बिल्कुल ठीक है कि इससे फायदा और नुकसान दोनों होगा। लेकिन ये जो अबॉर्शन का इशू है उस पर हमने देखा है कि यहाँ पे खवातीन बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकल रही हैं और कुछ ऐसी खवातीन भी जो रिपब्लिकन हैं वो भी ये कह रही हैं कि इस इशू पे, लेकिन अगेन ऐसा इशू है जिस पे दूसरी साइड से भी लोग निकल रहे हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि खवातीन बहुत ज्यादा इस इशू से मूव हुई हैं और ये इशू अमेरिका में एक बहुत बड़ा इशू, कमला हैरिस इसकी एक बहुत अपने आप को जो है ना अलमबरदार उन्होंने कहा है और इसका उनको फायदा भी हुआ है। अच्छा असदुल्ला खालिद साहब, ये जो इजराइल की जो गजा में जो वॉर चल रही है, जो जारहियत चल रही है, तो इस पर जो मुस्लिम अमेरिकन्स हैं, क्या वो किस तरफ जा रहे हैं? उनका ट्रेंड किस तरफ है? ट्रंप की तरफ है या कमला हैरिस की तरफ है? मेरे से बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है और सबसे ज़्यादा जो फॉरेन पॉलिसी में अगर कोई चीज़ इशू बन रही है तो वो इस वक्त मुसलमानों के लिए तो खैर सबसे बड़ा इशू है ही है, गजा में जो जंग चल रही है। और उसकी वजह से जो मिशिगन, एक जो सबसे अगर हम समझें एक अहम स्टेट है, अहम स्विंग स्टेट है, उसमें मुसलमानों का वोट बहुत ज़्यादा फ़र्क डाल सकता है। मिशिगन में मिशिगन के 15 इलेक्टोरल वोट्स हैं और 15 इलेक्टोरल वोट्स को अगर हम डिवाइड जाके देखते हैं कि कितने वोटों से ये रियासत जीती जा सकती है, तो वो कुछ 1.5 लाख वोट से सदर बाइडन जो है वो पिछला इलेक्शन जीते थे 2020 वाला। तकरीबन 2.5 से 3 लाख मुसलमानों का वोट है वहाँ पे। अगर 2.5 से 3 लाख मुसलमानों का वोट जो है वो अगर तो एक ब्लॉक की सूरत में किसी की तरफ भी चला जाता तो वो एक विनर कैंडिडेट होता इस रियासत में। लेकिन चूंकि कुछ डिवाइड है, यहाँ पे एमगेज एक बहुत बड़ा ग्रुप है, मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन करता है और उसने कमला हैरिस को एंडोर्स किया था इस मामले में, ये कहते हुए कि जो इंटरनल इश्यूज हैं हमारे, उस पर हमारी जो पॉलिसी है कमला हैरिस की उससे हम कनेक्ट करते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल इश्यूज, जो फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज हैं, उस पर हम समझते हैं कि आगे जाके बात हो सकती है, इनके साथ इतना कुशन है। लेकिन इसके अलावा कल रात को भी अभी रिसेंटली 2 बड़े ग्रुप्स हैं जिन्होंने मिशिगन के अंदर, मुसलमानों के जो 2 बड़े ग्रुप्स हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप को। तो अब इस एक डिवाइडेड वोट है लेकिन उसके बावजूद बड़ा अहम ब्लॉक होगा। तो मुस्लिम वोट का जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है वो या तो मिशिगन में आ सकता है जो सबसे ऊपर है स्विंग स्टेट्स में, और उसके बाद जो डिफरेंस आ सकता है वो जॉर्जिया की रियासत में आ सकता है। और जॉर्जिया की भी 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं, लेकिन वहाँ पे एज सच कोई बहुत ज़्यादा मुसलमानों की तादाद नहीं है, तो एक वाहिद पॉपुलेशन नहीं समझ सकते कि हम उनकी वजह से एक डिफरेंस आएगा मुसलमानों की वजह से, इस ब्लॉक की वजह से। लेकिन 13,000 का थिन मार्जिन, लास्ट इलेक्शन जो था सिर्फ 13,000 वोट से जीता था सदर बाइडन ने। और ओवरऑल अगर हम इस रियासत की आबादी देखें तो तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख की आबादी है इस रियासत की। तो अगर 1 करोड़ 10 लाख की आबादी वाली रियासत 13,000 वोट से जीती थी तो मुसलमानों का जो वहाँ वोट होगा वो भी मैटर करता है। तो एक गजा का इशू लीड ज़रूर कर रहा है और उसी के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो चीज़ें हम देखेंगे कि इस इलेक्शन में रिफ्लेक्ट करती नज़र आएंगी। मिशिगन खास तौर पे इस लिहाज से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ज़रा ये भी बताएं कि ये जो अमेरिका में टाइम जोन का डिफरेंस है, यानी कि 5-6 डिफरेंट टाइम है, इसका इलेक्शन के रिजल्ट पे क्या असर पड़ता है? रिजल्ट देखें, एक तो जिस तरह आपने अब सबसे पहले जो इलेक्शंस शुरू हो गए या पोलिंग शुरू हुई वो वर्मोंट में शुरू हुई, जो कि नॉर्थ इंग्लैंड की एक रियासत है, बिल्कुल ऊपर कनाडा के साथ कनेक्ट करती है, और वहाँ पे टाइम जोन सुबह 5 बजे वहाँ पे वोटिंग शुरू हो गई थी। कैलिफोर्निया में 10 और 11 बजे डिफरेंट पोलिंग स्टेशंस पे पोलिंग जो है वो शुरू होती है और अभी शुरू होने वाली होगी जब हम ये बात कर रहे हैं। तो ईस्टर्न टाइम जोन के हिसाब से 10-11 कह रहे हैं, उनके अपने हिसाब से तो सुबह, उनके हिसाब से वही 8 बजे शुरू होगी, तो वो डिफरेंस डेफिनेटली रहता है। इसका इंपैक्ट जब तक रिजल्ट्स की हम बात करते हैं तो काफ़ी रियासतें ऐसी हैं जो कि शाम तक हम ईस्टर्न टाइम जोन जो कि डीसी का टाइम है और इस टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे तकरीबन 10:30 पौने 11 का टाइम है,
ईस्टर्न टाइम के हिसाब से शाम को 6 बजे जो शुरू में रियासतें जिन्होंने वोट डालने शुरू किए थे, जिनमें पोलिंग शुरू हुई थी, वहाँ से हम इनिशियल नताइज देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि सेंट्रलाइज्ड इलेक्शन कमीशन नहीं है, हर स्टेट अपना नतीजा जो है वो अलग से कंपाइल करती है, तो उसका नतीजा हमें उसी कॉन्टेक्स्ट में मिलता है जब जाके सारी रियासतें कंपाइल करती हैं। और यहाँ पे मीडिया जो है, मीडिया आउटलेट्स रिजल्ट्स देती हैं, मीडिया आउटलेट्स की तरफ से रिजल्ट्स जो हैं वो अनाउंस किए जाते हैं और तब जाके बाद में जो स्टेट्स हैं उनको इंडोर्स करती हैं और उसके बाद वो फेडरेशन में या फेडरल इलेक्शन। ये बड़ी अहम बात आपने की है, ये आपने बड़ी अहम बात की है शहजाद इकबाल साहब। हम क्या सीख सकते हैं अमेरिका के इलेक्शन से? देखिए, वो कह रहे हैं, असद कह रहे हैं कि वहाँ पे मीडिया आउटलेट्स रिजल्ट देते हैं। यहाँ तो आपको पता है 8 फरवरी की रात को जब रिजल्ट दिए गए थे तो उसके कुछ ही घंटों बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा नहीं, ये दुरुस्त रिजल्ट नहीं है, दुरुस्त रिजल्ट हम देंगे। और उसमें फिर चंद घंटे लग गए और फिर दुरुस्त रिजल्ट उनके मुताबिक जो थे वो फिर आना शुरू हो। अच्छा, नीलोफर मुगल साहबा जो है वो कैमला हैरिस के इलेक्शन हेडक्वार्टर में है, तो हमने जो ट्रंप का इलेक्शन हेडक्वार्टर है वहाँ से साहबा की गुफ्तगू सुनी है। अब जरा नीलोफर मुगल साहबा को भी सुन लेते हैं, वो कैमला हैरिस का जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, वो वहाँ पे हमें क्या बता रही है। जी शुक्रिया हामिद साहब। मैं इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हूँ ये वाशिंगटन डीसी के बीचों बीच मैं कहूँगी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, काफ़ी तारीखी यूनिवर्सिटी है। और जो कामला हैरिस है उन्होंने डिसाइड किया कि वो आज रात जो इलेक्शन की रात है वो आज इसी को हेडक्वार्टर बनाएंगी और यही अपने सपोर्टर्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगी और इलेक्शन के जो नताइज हैं वो बराह रास्त इसी यूनिवर्सिटी के लॉन से वो अपने सपोर्टर्स के साथ देखेंगी। मैं जब सुबह आ रही थी यहाँ पर तो काफ़ी रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, सिक्योरिटी आ गई है और काफ़ी मैं देख रही हूँ कि पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं वो भी देखी जा रही हैं। लेकिन आज शाम को ये भी तवक्को की जा रही है कि जो इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं खासतौर पर सिया फार्म, वो आज बसेस के जरिए यहाँ आएंगे और कामला हैरिस को सपोर्ट करेंगे। कामला हैरिस की जो कैंपेन है उसका ये कहना है कि उन्होंने इस यूनिवर्सिटी का इंतखाब इसलिए किया है कि ये जाहिर करता है कि जो कामला हैरिस हैं वो कितनी कमिटेड हैं यहाँ इंक्लूसिव के लिए, डाइवर्सिटी के लिए और सिया फार्म वोटर्स के फ्यूचर के लिए। अपने इलेक्शन कैंपेन में वो काफ़ी इस पर जोर भी देते आई हैं कि वो उनके मुस्तकबिल के लिए या उनके लिए माशी हालात जो है वो बेहतर करने के लिए काम करेंगी। अच्छा, ये सुहेल वड़ाई साहब आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। जी सुहेल वड़ाई साहब। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आमतौर पे तो यहाँ ये तासुर है कि ब्लैक वोट डिवाइडेड है इस दफ़ा, तो इस दफ़ा क्यों वो डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ उस तरह से नहीं है जिस तरह माजी में होते थे? क्या वजह बनी है? ऐसा तो कुछ देखने में नहीं आ रहा। अभी तक हम देख रहे हैं कि तकरीबन 35 मिलियन के करीब जो है वो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं और कामला हैरिस जो हैं उनको अपने हर कैंपेन में, खासतौर पर स्विंग स्टेट्स में उनके पास जाती रही हैं, कैंपेन में उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करती रही हैं। और ख़ास तौर पर जो स्विंग स्टेट है पेंसिल्वेनिया में उन्होंने कहा है कि वो ब्लैक वोटर्स जो है उनके खासतौर पर जो मर्द हैं उनकी होमलेसनेस के लिए और उनकी आइंदा जो फ्यूचर है उसके लिए काम करती रहेंगी। डिवाइडेड के बारे में अभी तक कोई डेटा ऐसा सामने नहीं आया है। हाँ, ये है कि उनके जो इश्यूज हैं वो उससे ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, डेमोक्रेट से वो ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। और वाशिंगटन डीसी चूँकि हम कहते हैं कि यहाँ पर सिया फार्म ज़्यादा हैं, तो आज रात देखेंगे कि वो किस तरह से कामला हैरिस के लिए यहाँ इकट्ठे होते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। फायदा बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोबारा वापस चलते हैं जी, जो वॉइस ऑफ अमेरिका का, वहाँ पे असदुल्ला खालिद साहब और आयशा तंजीम साहबा हैं। तो असदुल्ला खालिद साहब, ये बताइए कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बहुत बड़ा दावा किया है, बहुत बड़ा क्लेम किया है कि अगर वो प्रेसिडेंट बन गए अमेरिका के तो विद इन 24 आवर्स वो यूक्रेन की जंग बंद करवा देंगे। आपको क्या लगता है कि ये रियलिस्टिक क्लेम है उनका या बस एक सियासी नारा है? देखिए मीर साहब, ये तो जब तक वो प्रेसिडेंट बनते हैं या नारा जिस तरह से इससे पहले वाले जिस अभी शहजाद इकबाल और आपके स्टूडियो में जो डिस्कशन हो रही थी, खासतौर पे ये कि उनके जो नारे हैं उसके बाद एक नया नारा हमें सुनने को मिल जाता है, तो शायद उस पर कोई टेंजिबल बात तो नहीं हो सकती कि यूक्रेन की जंग बंद करवा सकते। लेकिन इस रेफरेंस में उन्होंने एक और जो मुसलमान वोटर या यहाँ पे जो वोटर उनको सपोर्ट करते हैं वो इस वजह से करते हैं कि उनका ये कहना है कि वो जंग होने ही नहीं देते, जंग शुरू ही होने से पहले जो रोक देते हैं उससे पहले ही रोक लेते हैं। लेकिन मैं इस पर एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेता हूँ। अवैस चूंकि हमारे साथ बैठे हुए हैं, अवैस की तरफ मैं जाऊँगा, उनसे जानता हूँ कि वो साबिक सदर ट्रंप के इस दावे को कैसे देखते हैं और आपका सवाल मैं उन्हीं के सामने रखता हूँ। अवैस, क्या समझते हैं आप, जिस तरह से अभी मीर साहब पूछ रहे थे कि जो एक दावा है साबिक सदर ट्रंप का कि 24 घंटे में वो यूक्रेन की जंग बंद करवा देंगे,
कितना क्रेडिबल और कितना इसको टेंजिबल समझ सकते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया सर। देखिए, आपने अपनी गुफ्तगू में पहले भी ये तस्करा किया कि साबिक सदर ट्रंप जो है वो अपने आप को पिच कर रहे हैं एक ऐसे कैंडिडेट के तौर पर जो आउटसाइड ऑफ द सिस्टम है, जो एस्टैब्लिशमेंट का कैंडिडेट नहीं है, और वो हमेशा से अपने आप को एक मर्क्यूरियल किस्म की शख्सियत देखते हैं। अगर मैं आपको याद कराऊं, वो आर्ट ऑफ द डील के नाम से एक किताब भी लिख चुके हैं, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि जिस किस्म की बिजनेस डीलिंग्स वो कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता, और वही सोच वो अपनी सियासत में लेकर आए। अपने पिछले दौर में वो नॉर्थ कोरिया के सदर से मिलने चले गए, ईरान के मुतल्लिक उन्होंने दावे किए, फिर इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए उन्होंने बहुत सी कोशिशें की। यानी आउटसाइड ऑफ द सिस्टम या लेफ्ट फील्ड किस्म के जो फैसले हैं वो करने की वो सलाहियत रखते हैं, सरप्राइज कर सकते हैं। ये दावा कि वो यूक्रेन की जंग फौरन बंद करा सकते हैं, वो इसलिए थोड़ा सा समझ में नहीं आता क्योंकि उसकी बुनियाद उनका जो उनकी दोस्ती है सदर या परसीव्ड दोस्ती है रूस के सदर से, वो है। लेकिन दूसरी तरफ उसी खेल में चाइना भी है, और चाइना के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं वो कोई ज्यादा अच्छे नहीं हैं। बड़े जारहाना बयानात वो देते रहे हैं चाइना के बारे में। तो एक डाइकोटमी है, और अभी तक ये सिर्फ एक दावा ही है। क्या ये आगे जाकर कोई रुख इख्तियार करेगा, इसमें हकीकत पैदा होगी, इम्कान बहरहाल इसका बड़ा कम है। अच्छा आयशा, जिस तरह से अभी अवैस कह रहे थे कि इसका इम्कान कम है, और जो नारों की हम बात कर रहे हैं, मईशत खास तौर पे अगर हम इश्यूज़ की तरफ वापस जाते हैं तो मईशत ने बड़ा की रोल प्ले किया। इसके साथ साथ इमिग्रेशन और अबॉर्शन का हम इससे पहले डिस्कस कर चुके। आप समझते हैं कि मईशत कुछ रोल प्ले करेगी फाइनल वोट्स में? जी, मईशत तो बहुत बड़ा, सबसे ज़्यादा रोल मईशत ही प्ले करेगी, क्योंकि अमेरिकी जो वोटिंग जितने भी पोल्स हैं उसमें इकॉनमी सबसे बड़ा इशू रही है। लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी ऑडियंस हैं उनके लिए मैं शाहजेब खानजादा साहब से एक सवाल पूछना चाहूँगी कि शाहजेब साहब, चाइना और अमेरिका की एक पाकिस्तान में जो बैलेंसिंग एक्ट है उस पर बहुत बात होती है, तो क्या आपको लगता है कि अगर सदर ट्रंप या कमला हैरिस आई तो क्या फर्क पड़ेगा पाकिस्तान के लिए चाइना और अमेरिका को बैलेंस करने के हवाले से मुल्क में? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से आयशा ये बैलेंसिंग एक्ट तो वैसे भी जारी है ऑलरेडी। जब पाकिस्तान आईएमएफ के साथ डील कर रहा होता है तो आईएमएफ सीपैक के हवाले से, सीपैक के प्रोजेक्ट्स के हवाले से, पाकिस्तान ने जो चाइना के साथ लोन्स लिए हैं उनकी क्या कंडीशंस हैं, क्या रीपेमेंट प्लान्स हैं, उसके ऊपर वैसे ही हार्ड बार्गेनिंग कर रहा होता है। पाकिस्तान को ज़ाहिर है काफ़ी टफ टाइम फेस करना पड़ा है। मेरा नहीं ख्याल कि एडमिनिस्ट्रेशन तब्दील होने से कोई इस पर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ज़ाहिर है जब भी आईएमएफ से डील किया है तो एक सर्टन ग्राउंड्स हैं उसके अंदर डील किया, आईएमएफ को भी कहा, फिर चाइना के साथ भी बात की। तो ऐसा हुआ नहीं है कि पाकिस्तान और चाइना के आपस के जो ताल्लुकात हैं, जिसमें ज़ाहिर एक फॉरेन पॉलिसी के स्पेसिफिक ताल्लुकात हैं और फिर पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क आया हो। तो मुझे नहीं लगता कि ट्रंप आ जाए या कमला हैरिस आ जाएं। पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम में है, अभी गया है, उसके बाद पहली इंस्टॉलमेंट मिलनी है। तो पाकिस्तान के अपने जो भी बजटरी टारगेट्स होंगे और जो फॉरेन फंडिंग के टारगेट्स होंगे उसी को लेके पाकिस्तान को इकोनॉमिकली आईएमएफ से डील करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि चाइना को लेकर और चाइना की फंडिंग को लेकर और सीपैक को लेकर कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर पाकिस्तान पर दोबारा भी डाला जा सकेगा। पहले भी पब्लिक स्टेटमेंट्स हमने ज़रूर देखे हैं, इससे आगे कुछ बात हुई नहीं। अच्छा, इस पर हल्का सा कुछ आप भी कमेंट कर दें शहजाद इकबाल साहब, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट इशू है। हमारा टाइम का कंस्ट्रेंट है, वो अक्सर देख रहे होते हैं। जी, आप शहजाद इकबाल से जल्दी से बात कर लें। जी, मैं क्विकली शहजाद इकबाल अगर ये बता सकें कि जो चीन का अभी एम्बेसडर का स्टेटमेंट आया वो दो तरफा ताल्लुकात में अगर शाहजेब की बात में आप ऐड कर सकें तो। जी, ये कंसर्न ज़रूर है चीन का, और पिछले हफ्ते हमने देखा कि इस हवाले से यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी भी जन्म ली थी। लेकिन उनका जो कंसर्न है वो ये नहीं है कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि सीपैक को आगे बढ़ाएं, सीपैक 2 भी हो। सिक्योरिटी अलबत्ता ज़रूर एक कंसर्न है उनके लोगों के लिए, और वो पाकिस्तान बार बार उनको यकीन दहानी करवा रहा है कि उस पर हम पूरा उतरेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है मेरे ख्याल से जो चीन से मुतल्लिक, वहाँ थोड़ा सा बैलेंसिंग हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो बात करते हैं हम इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएंगे चाइना पे और उसको 60-70% तक बढ़ा देंगे। तो फिर ऐसा लगता है कि अगर वो पॉलिसी इतनी हार्ड होंगी उनके खिलाफ तो पाकिस्तान जो ये बैलेंसिंग एक्ट करता है उसमें शायद ज़्यादा उनको दुश्वारी हो। वैसे आपको मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ठीक है, पाकिस्तान को भी चीन से बहुत फ़ायदा हो रहा है, लेकिन चीन को भी पाकिस्तान से बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो उनके कंसर्न्स अपनी जगह पे है, लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत से लोगों के इस बारे में कंसर्न है। बहरहाल ये एक अलहदा बहस है। बहुत बहुत शुक्रिया असदुल्ला खालिद साहब, आयशा तंजीम और अवैस सलीम साहब और सुहेल वड़ाई साहब, शहजाद इकबाल साहब और शाहजेब खानजादा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और
US इलेक्शन 2024 की जो स्पेशल ट्रांसमिशन है, इसका सिलसिला हमारे साथी एंकर मोहम्मद जुनेद जियो इंटरनेशनल पर जारी रखेंगे। हम आपको लिए चलते हैं 9 बजे की हेडलाइंस की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।